पहले क्वेश्चन लिखिएगा। क्वेश्चन है विच इज ट्रू, बैक्टीरिया कैन डू रेस्पिरेशन, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अ सेल मेम्ब्रेन, फिर है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज अ डबल मेम्ब्रेन। ठीक, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हैज कर देना चाहिए, हैज डबल मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेन्स तब हो जाएगा। ठीक है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स हैज सिंगल मेम्ब्रेन। ठीक है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स हैज डबल मेम्ब्रेन्स। गोल्जी कॉम्प्लेक्स मेक्स ER या गोल्जी कॉम्प्लेक्स कैन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स आफ्टर मॉडिफिकेशन टू ER। 7 स्टेटमेंट्स हैं, इनमें आपको चुनना होगा कौन कौन से स्टेटमेंट सही है। जो आपको सही लग रहा है उसको ना ऐसे टिक कर दीजिएगा। कीजिए तो देखें रीजन भी क्या है। कहता है बैक्टीरिया कैन डू रेस्पिरेशन, सही है गलत है? कितने लोग सही कह रहे हैं? हाथ खड़ा करें। 1 2 3 4 5 6 7। आपका क्या कहना है? हाँ कि ना? बिना रेस्पिरेशन के कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जिंदा नहीं रह सकता। तो बैक्टीरिया विल ऑफ कोर्स डू रेस्पिरेशन। एनाएरोबिक करेगा ऑक्सीजन के एब्सेंस पे, पर करेगा जरूर, बिकॉज रेस्पिरेशन इज अ मेथड ऑफ एनर्जी जनरेशन और लाइफ सस्टेन करने के लिए एनर्जी का जरूरत है। ठीक है, इसीलिए बैक्टीरिया विल डू रेस्पिरेशन। ये पहला स्टेटमेंट सही निकला। दूसरा है द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अ सेल मेम्ब्रेन, सही कि गलत? एवरी मेम्ब्रेन ऑफ अ सेल इज ए सेल मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेकिंग द बाउंड्री, सो इट इज अ सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हैज डबल मेम्ब्रेन्स। स्टेटमेंट कैसा अजीब लग रहा है? न्यूक्लियस होना चाहिए, न्यूक्लियस ये काट देते हैं। हैज डबल मेम्ब्रेन्स या 2 मेम्ब्रेन्स, डबल टर्म ठीक नहीं होगा, 2। अब स्टेटमेंट सही लग रहा है। न्यूक्लियस हैज 2 मेम्ब्रेन्स, सही है कि गलत? सही है। डायग्राम बनाते समय देखें डबल मेम्ब्रेन बनाते हैं और बार बार बोल रहे थे आउटर मेम्ब्रेन से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आके अटैच हुआ है, दैट शोज कि न्यूक्लियस हैज डबल मेम्ब्रेन। तो मेम्ब्रेन होगा ही नहीं। प्रोकैरियोटिक सेल में, सेल के अंदर कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर नहीं होते, तो उसमें न्यूक्लियस भी नहीं होता। दैट इज द रीजन, इसलिए उसमें डिवीजन ऑफ लेबर नहीं होता, काम का बंटवारा नहीं होता। इसमें कंपार्टमेंट्स बने हुए हैं, तो डिवीजन ऑफ लेबर है और यही उसको सुपेरियरिटी देता है। ठीक है, अब आते हैं गोल्जी कॉम्प्लेक्स हैज सिंगल मेम्ब्रेन, सही कि गलत? कल ही पढ़े हैं, सही है। देखिए तो ऐसे रहता है ना, ये हो गया सिस्टर्नी, ये देखिए मेम्ब्रेन है ना, यही घूमते हुए उधर से आ रहा है। नाउ गोल्जी कॉम्प्लेक्स हैज डबल मेम्ब्रेन्स, तो ये तो गलत हो जाएगा। गोल्जी कॉम्प्लेक्स मेक्स ER, सही कि गलत? गलत हो जाएगा। ER मेक्स गोल्जी, और है गोल्जी कॉम्प्लेक्स कैन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स आफ्टर मॉडिफिकेशन टू ER। ये क्या होगा? एक का कहना है गलत, बाकी सबको बोलना है सही है गलत है क्यों है। आप तो बताए नहीं रीजन। ठीक, तो उसके बाद बोल रहा है कि वो मॉडिफिकेशन के बाद ER में भेज सकता है, हाँ कि ना? नहीं, आपका नहीं करना, क्यों? अच्छा, ये आप रीजन देंगे, आप क्या कहना चाहते हो? सही है गलत है? आपका कहना है कि ER में गोल्जी कॉम्प्लेक्स मॉडिफिकेशन के बाद प्रोटीन नहीं भेजेगा। सभी कहना चाह रहे हैं, सभी यही कहना चाह रहे हैं ना? अरे हम पूछ रहे हैं हाँ कि ना, बोलना ही नहीं चाह रहे हैं, पहले बोल दे रहे हैं हाँ, उसके बाद बोलते ही नहीं। कंफ्यूजन है। हाँ, हाँ, ER में एक्चुअली क्या क्या होता है हम बता दें। देखिए, न्यूक्लियस में से क्रोमोसोम जो है उसका जो DNA है वो RNA बनाया, RNA बनाने के बाद उस RNA को भेजा कहाँ? साइटोप्लाज्म में।
तैरते हुए साइटोप्लाज्म में आया, राइबोसोम के ऊपर जुड़ा, राइबोसोम से जुड़ा, और राइबोसोम है ईआर के ऊपर सरफेस पे, आरईआर वाला। ठीक है, सबको विजुअलाइज हो रहा होगा। तो आरईआर तक आया और राइबोसोम के साथ मिलकर उसने प्रोटीन बनाया, और एक तरफ से प्रोटीन बनते जा रहा है और दूसरे तरफ से वो प्रोटीन ईआर के अंदर घुसता जा रहा है। ठीक है, घुसने के बाद आपको बताया वहां पे प्रोटीन फोल्डिंग होता है, तो उसको मोल्ड किया जा रहा है, फोल्ड किया जा रहा है, ताकि वो सही शेप एंड साइज में आ सके। आने के बाद अब इसको पैकेज किया जाता है वेसिकल में, और वेसिकल में पैकेज करने के बाद गोल्जी में भेजा जाता है, तो उसके सिस सरफेस से आके गोल्जी में एंटर करता है। यहाँ तक हम लोग कल जानते हैं। उसके बाद फिर देखे ग्लाइकोसाइलेशन होता है, यानी शुगर यूनिट्स उसमें जुड़ते हैं, ये भी समझ में आ गया। फिर क्या करता है वो, ट्रांस सरफेस से गोल्जी अलग अलग डेस्टिनेशन पे प्रोटीन को भेजता है, ये भी समझ में आ गया। अब यहाँ के बाद आपको अपना दिमाग अप्लाई करना है। पूछ रहा है कि इस कंडीशन के बाद, इस प्रोसेस के बाद, फेनोमेना के बाद, क्या गोल्जी से वो प्रोटीन ईआर तक आ सकता है, हाँ कि ना? अब सोचना, पूरी बात समझ में आ गई? पूरा स्टोरी दिख रहा था कैसे कैसे हो रहा है? अब हमारा सवाल है कि वो ऐसा डिवाइड, मतलब वैसा मॉडिफाई हुआ प्रोटीन वापस ईआर तक आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा। सबको यही लग रहा होगा, नहीं आएगा। तो एक बात बताइए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में फुल्ली फंक्शनल प्रोटीन्स जो होंगे, जिसमें शुगर का जरूरत पड़ता होगा, शुगर चेन का, वो कहां से आएगा फिर उसके पास? मतलब ये तो वही बात हो गई कि हलवाई भाई साहब मिठाई बना रहे हैं, खाना बना रहे हैं, पर वो खाना खाएंगे ही नहीं, ऐसा तो नहीं है। उसको ही तो खाने का जरूरत है, जिंदा कैसे रहेगा? उसी तरह से ये अगर प्रोटीन बनाकर उसको दे रहा है मॉडिफाई करने के लिए, ठीक है, तो इसलिए वो उस प्रोटीन को नहीं मंगाएगा, क्योंकि वो तो इसका मैन्युफैक्चरर है, उसको भी तो इसका रिक्वायरमेंट होगा, तो रिक्वायरमेंट फुलफिल कैसे होगा? तो वही गोल्जी से बैक ट्रांसपोर्ट ईआर में होगा, तब जाके ईआर अपना फंक्शनल प्रोटीन प्राप्त कर सकता है। ठीक है, समझ में आया? इसीलिए ये चीज भी सही है। तो आउट ऑफ 7 हाउ मेनी आर करेक्ट? 5 आर करेक्ट। क्वेश्चन सीरियल नंबर 5 and 6 आर रॉन्ग, रेस्ट ऑफ देम आर करेक्ट। ठीक है, हर दिन एक नया गूगली आ जाता है, नहीं अजीब अजीब क्वेश्चन, बट यू मस्ट बी प्रिपेयर्ड फॉर द ऑड्स। ऐसे अजीबोगरीब क्वेश्चन आ सकते हैं आपके सामने। तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के 4 हिस्से थे ना, जिसमें से एक था ईआर, दूसरा था गोल्जी, अब तीसरे पर आए। तीसरा है लाइसोसोम। लाइसोसोम, इसे हम लोग कहते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज suicidal bag of the cell. It is found present, बात नहीं, it is found present in both plant and animal cells, दोनों में, प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में पाए जा सकते हैं। ठीक है, फिर है क्या, पिछले क्लास में गोल्जी का जब हम लोग फंक्शंस लिख रहे थे, उसमें देखें गोल्जी का एक काम है लाइसोसोम को रिड्यूस करना। सो इट इज फॉर्म्ड बाय द गोल्जी कॉम्प्लेक्स। यहां तक में कहीं कोई दिक्कत? इट इज फॉर्म्ड मतलब बनाए जाते हैं, बाय द के द्वारा,
इस तरह से आप लोग का ट्रांसलेशन भी अच्छा हो जाए। बाय द गोल्गी कॉम्प्लेक्स तो जान ही रहे। अब देखिए ये होता कैसा है, बस सिंगल मेम्ब्रेन, ठीक है। ये हो गया मेम्ब्रेन ऑफ द लाइसोसोम, ये हो गया मेम्ब्रेन ऑफ द लाइसोसोम। यहां है कंटेंट ऑफ लाइसोसोम, और लिख देते हैं ब्रैकेट में इन एसिडिक मीडियम कॉमा पीएच क्या होना चाहिए, हायर देन 7, इक्वल टू 7 और लोअर देन 7, लोअर देन 7, मच लोअर देन 7, बड़ा एसिडिक कंडीशन रहता है, ठीक है। और इससे पता चल रहा है ये सिंगल मेम्ब्रेन ऐसा है, फिगर हो गया लाइसोसोम। कैसा भी आप स्ट्रक्चर बनाए है ना, डायग्राम बनाए, पर उसका वैल्यू तब तक नहीं होगा जब तक कि आप क्या बना रहे हैं उसका नेमिंग नहीं करते। तो जो भी फिगर ड्रॉ करेंगे, अच्छा बुरा वो बात की बात है, आपका ये हैबिट होना चाहिए, जिस चीज को आप इंडिकेट करना चाह रहे हैं डायग्राम से, उसका नाम आप जरूर लिखेंगे। तो क्राइटेरिया या कर्टेसी ये है कि फिगर लिख के, फिगर पूरा भी नहीं लिखे, FIG कर दी, दैट मीन्स फिगर, और किसका है, लाइसोसोम का है यहाँ पे, ठीक है। अब सेकेंडरी हो जाता है, आप जो डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं वो शुड बी लॉजिकल, वो सही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि स्फेरिकल है तो आप उसको अंडाकार बना दीजिए, ऐसा नहीं है स्फेरिकल है तो उसको स्क्वायरिश बना दीजिए। तो आप बोलिएगा कि ये तो रिप्रेजेंटेटिव है, ठीक है रिप्रेजेंटेटिव है, पर फिर भी हमको थोड़ा सा उसका जो बाउंड्री है उसके बारे में अच्छा आइडिया रखना चाहिए कि कैसा दिखेगा। ये तो तय बात है कि लाइसोसोम एग्जैक्टली ऐसा नहीं दिखता, किसी भी हालत में नहीं दिखेगा, पर कैसा होगा उसके लिए आपको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी करना पड़ेगा। इट इज एक्सट्रीमली स्मॉल इन स्ट्रक्चर, यू कैनॉट व्यू इट विथ योर लाइट माइक्रोस्कोप। जो लाइट माइक्रोस्कोप है उससे हम नहीं देख सकते, देख के ही मालूम चल जाता है। लाइट माइक्रोस्कोप में लाइट यूज होता है, और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हाथ से तो उठा नहीं सकते, वो एक कमरे के बराबर होता है। तो देयर इज नो कंफ्यूजन एट ऑल कि ये लाइट माइक्रोस्कोप है कि ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, वो एक रूम होता है, ऐसे समझ लीजिए। यू नीड ए डेडिकेटेड रूम फॉर इट टू कीप दिस, एंड यू कैनॉट सी द इमेज डायरेक्टली विथ योर आईज, अदरवाइज यू विल बी हर्ट। तो उसका कभी भी इमेज स्क्रीन पर आता है। और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में जो बीम यूज होता है, हम लोग लाइट माइक्रोस्कोप में कैसा बीम यूज करते हैं, लाइट, है ना, लाइट के मदद से देखते हैं। और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में जो इमेजेस बनते हैं वो इलेक्ट्रॉन बीम से बनते हैं। इलेक्ट्रॉन बीम मतलब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन किसको कहते हैं पता है ना, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, करंट, flow of electron is current, so it is using current to show the structure of the appropriate anyway। तो ये हो गया एक सिंपल रिप्रेजेंटेटिव डायग्राम है लाइसोसोम का। अब देखिए इसके बाद आगे, ये तो बता ही चुके, इट इज सिंगल मेम्ब्रेनस हो गया है, नहीं, इट इज सिंगल मेम्ब्रेन bound, it is a single membrane bound structure, ठीक है। और एक चीज देखिए, इसके अंदर का जो कॉम्प्लेक्स लिखा गया है वो कैसा रहता है, हाईली एसिडिक कंडीशन में रहता है। इट्स कंटेंट, कंटेंट मतलब सामग्री, है ना, पदार्थ। तो इसका कंटेंट, इसकी सामग्री, इट्स कंटेंट रिमेन्स एट एसिडिक पीएच। एसिडिक पीएच मतलब अम्लीय पीएच, ठीक, हिंदी में ये होगा। तो ये एसिडिक कंडीशन मेंटेन करता है अंदर, और इसके अंदर इसके कंटेंट में रहते क्या क्या है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, द कंटेंट
या कंटेंट्स ऑफ द lysosome, the contents of the lysosome are collectively called as digestive enzymes. इनके जो कंटेंट होते हैं, इनके अंदर जो पदार्थ पाए जाते हैं, उनको एक साथ मिलाकर हम लोग कहते हैं पाचक रस, डाइजेस्टिव एंजाइम। रीजन क्या है? जितने भी सेलुलर कंटेंट होते हैं, यानी एक किसी भी प्रकार के सेल में, कैसा भी सेल हो, बैक्टीरियल सेल हो, एनिमल सेल हो, प्लांट सेल हो, किसी भी तरह का सेल हो, उसके सभी कंटेंट को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम्स उसमें पाए जाते हैं। इट इज सो डेंजरस। मतलब ये बात ऐसी हो गई कि इसके अंदर में ऐसा केमिकल है जो किसी भी चीज को पिघला दे। डाइजेस्ट करने का मतलब क्या है? तोड़ देना, ब्रेकिंग डाउन इनटू कंपोनेंट्स। जैसे हम लोग कहते हैं क्या कि वॉल का डाइजेशन कर दो, यानी कि वॉल को तोड़कर उसके जो जो कंपोनेंट है, ईंटा है, बालू है, सीमेंट है ना, गिट्टी है, उनमें अलग कर दो। दिस इज डाइजेशन। गॉट द पॉइंट? तो डाइजेशन मतलब होता है इनके कंपोनेंट्स में इन्हें तोड़ देना, जिनसे बने हैं उन कॉन्स्टिट्यूएंट में तोड़ देना। तो ये काम ये कर सकते हैं। और किसी भी तरह का सेल हो, वो इनसे नहीं बच सकते। अब सोचिए, इनको ये रखे हुए रहता है, गलती से अगर ये फट गए, रप्चर हो गए, क्योंकि देख रहे हैं एक ही मेम्ब्रेन का बना है, किसी कारण से अगर ये मेम्ब्रेन बर्स्ट कर गया, मेम्ब्रेन डैमेज हो गया, तो कंटेंट क्या होगा? बाहर आ जाएगा ना। बाहर आएगा तो कहाँ आएगा? साइटोप्लाज्म में। और साइटोप्लाज्म के सारे पदार्थ इनके हवाले, तो ये खुद को ही डाइजेस्ट कर लेगा। दैट इज व्हाई इट इज सुइसाइडल बैग ऑफ द सेल। इट इज सो डेंजरस। ठीक। सो इसीलिए इन सब चीजों को जोड़कर देखेंगे ना, तो हम लोग कह पाएंगे कि इनका कंटेंट, इनका मटेरियल जो होता है वो क्या होता है? डाइजेस्टिव एंजाइम। सो these enzymes can digest any cellular material. इनका जो डाइजेस्टिव एंजाइम है, इसके अंदर जो डाइजेस्टिव एंजाइम पाए जाते हैं, वो किसी भी प्रकार की कोशिका के पदार्थों को पचा सकते हैं, डाइजेस्ट कर सकते हैं। ठीक है। इसीलिए क्या होता है, यही कारण है कि इन्हें हम लोग साइटोटॉक्सिक केमिकल्स भी कहते हैं। साइटो यानी सेल, टॉक्सिक यानी जहरीला केमिकल, रसायन। क्योंकि जो सेल को नुकसान पहुंचा दे वो उसके लिए टॉक्सिक, राइट? देयरफॉर these contents are called as cytotoxic materials. साइटो मतलब हो गया सेल, टॉक्सिक मतलब टॉक्सिन, मतलब पॉइजन। तो पॉइजन फॉर सेल, ऐसे मटेरियल से इनके कंटेंट बने होते हैं। ठीक है। अब जगह भी नहीं है, यहां तक लिखिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो यहां देखिए, हम लोग पहुंचे लाइसोसोम के, है ना, कंटेंट के बारे में, और लाइसोसोम का ओरिजिन और स्ट्रक्चर कैसा होता है वो तो बड़ा ही सिंपल सा लग रहा है, लेकिन इसके फंक्शंस देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं। ऐसे सब लोगों को इसके फंक्शन के बारे में क्या क्या पता है? क्या काम करता होगा लाइसोसोम, बता सकते हैं? ये तो आपको दिख ही रहा है कि सेल में किसी भी तरह के डाइजेशन के लिए जिस डाइजेस्टिव एंजाइम का जरूरत पड़ेगा, दैट आर प्रेजेंट इन द लाइसोसोम्स। क्या ये हिंट है
लाइसोसोम के फंक्शन का हिंट मतलब समझ रहे हैं? मतलब आपको एक सूचना दिया जा रहा है, एक सहायता किया जा रहा है जिससे आप पकड़ सके इसका काम क्या हो सकता है, क्या हो सकता है इसका फंक्शन। आखिर लाइसोसोम है, कुछ तो जरूरी काम होगा ही, तभी तो रखा हुआ है सेल ने इसे। क्या फंक्शन हो सकता है बोलिए? ग्लाइकोप्रोटीन को डाइजेस्ट करना, हाँ डाइजेशन हो गया। और फंक्शंस, it can digest the food materials of a cell for किस लिए? रिसाइकलिंग ऑफ द मटेरियल्स। जैसे मान लीजिए सेल में एक प्रोटीन है, फंक्शन कर रहा था, बूढ़ा हो गया बेचारा, ओल्ड हो गया, अब इसके कुछ हिस्से टूट फूट गए, तो इसे लाइसोसोम के हवाले कर दिया। अब लाइसोसोम ने इसे डाइजेस्ट कर दिया, और जानते हैं प्रोटीन के डाइजेशन के बाद क्या आउटपुट निकलता है? एमिनो एसिड, एमिनो एसिड्स। अब इन एमिनो एसिड्स को ये ट्रांसपोर्ट आउट कर देगा, यानी वापस साइटोप्लाज्म में भेज देगा या बाहर निकल जाएंगे। ये एमिनो एसिड फिर चलेंगे न्यू प्रोटीन सिंथेसिस की ओर, न्यू प्रोटीन फॉर्मेशन। तो देखिए क्या हुआ, क्या कोई भी वेस्ट मटेरियल बचा? नथिंग इज वेस्ट, एवरीथिंग इज रिसाइकल्ड। कहने का मतलब है, मान लीजिए ये मेरा मकान है, ठीक है, ये बहुत पुराना है, 100 साल पुराना है। ऐसे भी कहते हैं कोई भी कंस्ट्रक्शन 100 साल से ज्यादा नहीं रखना चाहिए, क्योंकि वो कमजोर हो जाता है, कभी भी टूटकर गिर सकता है। तो अब क्या करना होगा? जमीन तो हमारा है, तो हम न्यू कंस्ट्रक्शन करेंगे। तब कंस्ट्रक्शन करने के लिए हमें क्या क्या मटेरियल चाहिए होगा? वो सब तो दीवार में है। तो हम दीवार तोड़ के उन चीजों को निकाल के वापस अगर उनका इस्तेमाल कर सकते हैं तो वेस्ट कुछ भी निकलेगा? नथिंग विल बी ए वेस्ट। तीसरा मतलब क्या हो जाएगा? सब चीज रिसाइकल हो जाएगा। और ये यही शो कर रहा है कि इट कैन डाइजेस्ट फूड मटेरियल्स ऑफ द सेल या सेलुलर मटेरियल ऑफ द सेल फॉर रिसाइकलिंग ऑफ द मटेरियल्स। उनको रिसाइकिल करना तभी। अब बोलिएगा फूड मटेरियल डाइजेशन से तो एनर्जी मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए, पर वो माइटोकॉन्ड्रिया, वहां माइटोकॉन्ड्रिया उनका इस्तेमाल करता है एनर्जी जनरेशन के लिए, ठीक है। लाइसोसोम जो इनको तोड़ता है वो फॉर रिसाइकलिंग, ठीक है। रिसाइकल करके उनको अपने ओरिजिनल फॉर्म में पहुंचा दिया। अब सेल डिसाइड करे उसे दूसरा मॉलिक्यूल बनाना है कि एनर्जी जनरेशन की ओर ले जाओ, ठीक है। जैसे है क्या, आपको गेहूं चाहिए, सॉरी आटा चाहिए, ऐसा समझिए, आपको आटा चाहिए। अब कहीं से गेहूं खरीद के लाए, उसको पीस दिए, आटा बन गया। अब आटा का इस्तेमाल आप पराठा बनाने के लिए करेंगे या आटा का इस्तेमाल आप रोटी बनाने के लिए करेंगे, तो डिपेंड करता है जिस दिन क्या बनना होगा उस हिसाब से। पर बेसिक चीज क्या है? आटा तो है। उसी तरह से यहाँ पे अगर प्रोटीन से बात करें तो एमिनो एसिड तो है, तो एमिनो एसिड लाने का क्या तरीका होगा? प्रोटीन्स को डाइजेस्ट कर लो, एमिनो एसिड आ गया। अब एमिनो एसिड आ जाने के बाद, बन जाने के बाद, सेल हैज टू डिसाइड, सेल को तय करना होगा कि इसको नया प्रोटीन बनाने के लिए ले जाएं या इसको एनर्जी जनरेशन के लिए ले जाएं। समझ में आ गया कैसे ये काम होता है? इस तरीके से लाइसोसोम रिसाइकलिंग ऑफ मटेरियल में हेल्प करता है। अब रिसाइकलिंग के बाद जरूरत पड़ा तो रिफॉर्मेशन ऑफ मटेरियल होगा, फिर से नए पदार्थ बनाए जाएंगे या एनर्जी जनरेशन। समझ में आ गया? तो काम का बंटवारा कैसे किया हुआ है पता चल रहा है ना? तो लाइसोसोम शो कर रहा है काम का बंटवारा हुआ पड़ा है सेल के अंदर।
और ये मेम्ब्रेन से घिरे हुए स्ट्रक्चर है ना, तो आपको बता चुके हैं मेम्ब्रेन से जब घिर जाता है कोई खास काम उस मेम्ब्रेन के अंदर होता है, तो देखिए खास काम हो रहा है ना। दिस इज डिवीजन ऑफ लेबर। फंक्शन नंबर 2, इट कैन प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम pathogens by their digestion। ये क्या कर सकते हैं, ये प्रोटेक्ट कर सकते हैं सेल को, किससे, पैथोजेन से, उनके डाइजेशन करके, उनको तोड़कर। ठीक है, लाइसोसोम के कांटेक्ट में अगर पैथोजन आ गया तो आपको बता चुके हैं पैथोजन भी क्या होगा, एक सेलुलर मटेरियल ही होगा या वायरस होगा। ये भी तो बने होंगे ऑर्गेनिक यानी बायोमॉलिक्यूल से, तो इनसे जब सेल का कोई कंपोनेंट नहीं बचता तो वायरस का भी बायोमॉलिक्यूल इससे बचेगा, नहीं बचेगा, वो भी डाइजेस्ट होगा। नंबर 3, तो इससे फायदा क्या हुआ, ये पैथोजन से सेल का सुरक्षा करता है, प्रोटेक्शन कर सकता है। तीसरा, it can be used to digest the unwanted components in the cell। सेल के अंदर बहुत सारे पदार्थ बनेंगे, जरूरी नहीं है सभी पदार्थ इस्तेमाल में आए, तो जो पदार्थ इस्तेमाल में नहीं आएगा उन्हें ये डाइजेस्ट कर सकता है ताकि रिसाइकिल हो सके। ठीक, सीरियल नंबर 4, इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर रिमूवल ऑफ डेब्रिस। डेब्रिस कहते हैं किसको, कचरा। जैसे मान लीजिए दीवार तोड़ दिए तो जो वेस्ट निकलेगा, दीवार टूटने के बाद जो कचरा निकला वो क्या कहलाएगा, डेब्रिस। तो सेल के बहुत सारे पार्ट कभी कभी टूट जाते हैं, है ना, तो टूटने के बाद जो कचरा फैलेगा उसे क्या कहेंगे, डेब्रिस। उस डेब्रिस की सफाई ये कर सकता है, कैसे, उन्हें डाइजेस्ट कर देगा। So it is responsible for removal of debris of the cells। सेल के कचरों को ये समाप्त कर सकता है, रिमूव कर सकता है। नंबर 5, for killing and removing the aging cells or dead cells, the lysosomes are used। बूढ़े सेल जो अब काम नहीं कर पा रहे हैं उन्हें, या डेड सेल्स जो मर गए डैमेज होकर, उन सेल्स को रास्ते से हटाने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, और इसीलिए क्या होता है, नंबर 6, दे कैन बी यूज्ड फॉर प्रोग्राम्ड सेल डेथ ऑफ एनिमल सेल्स and senescence in the plants। अब देखिए दोनों दो चीज है, प्रोग्राम सेल डेथ का ही दूसरा नाम सेनेसेंस है, लेकिन सेनेसेंस टर्म यूज होता है किसके लिए, प्लांट के लिए, और प्रोग्राम सेल डेथ टर्म यूज होता है एनिमल सेल के लिए। इसे पढ़ेंगे, हिंदी लिख देते हैं, सेनेसेंस। बहुत सारा दंश है,
सेनेसेंस। तो देखिए सेनेसेंस पहले समझते हैं, ये पॉजिटिव टर्म है, ठीक है। किलिंग ऑफ द सेल इन ए प्रोग्राम मैनर। व्हाई? से फॉर एग्जांपल इफ देयर इज ए प्लांट, ये पौधा है एंड इट हैज मेनी लीव्स, बहुत सारे पत्ते हैं। मेनी ऑफ द लीव्स टर्न ब्लू पेल आफ्टर सम टाइम, समय के साथ बहुत सारे पत्ते क्या हो सकते हैं, पीले पड़ जाएंगे। देन तो दे हैव टू बी शेड डाउन, उन्हें काटकर अलग कर देना है ताकि नए पत्ते आ सके। नहीं तो क्या होगा, डाली लंबा होता चला जाएगा और पुराने बेकार पत्ते पड़े हुए रहेंगे। तो देखते हैं जैसे ही पत्ता पीला हो जाता है उसे झाड़ दिया जाता है, वो अपने आप टूट के गिर जाते हैं। व्हाई? बिकॉज ऑफ द लाइसोसोम एक्शन। और ये जो फेनोमेना हो रहा है, इस फेनोमेना को कहते हैं सेनेसेंस। तो सेनेसेंस इज अ पॉजिटिव टर्म। जो वेस्टफुल ऑर्गन है प्लांट उन्हें शेड आउट करके नए यूजफुल ऑर्गन से लेकर आता, ठीक है। पर ये प्रोग्राम मैनर में होता है। आम पेड़ पे पक गया तो देखते हैं गिर जाता है ना, अमरूद पक गया गिर जाता है, सेव पक गया गिर जाता है ना, बिकॉज ऑफ दिस। अब देखिए व्हाट अबाउट द प्रोग्राम सेल डेथ इन द एनिमल सेल्स। क्या है, जैसे किसी कारण से वायरस ने किसी एनिमल सेल को अटैक कर दिया, से फॉर एग्जांपल किसी को क्या कहते हैं, कोई भी वायरल डिजीज का नाम लीजिए, से फॉर एग्जांपल राइनो वायरस जो हमारे कॉमन कफ एंड कोल्ड के लिए रिस्पॉन्सिबल है, राइनो वायरस। तो इस वायरस का अटैक कैसे होगा, वो हमारे सेल के मशीनरी को हाईजैक कर लेता है। तो सेल का कंट्रोल कौन करता है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में कौन, क्रोमोसोम, बता चुके हैं है ना शुरू में ही। तो ये क्या करता है, हमारे क्रोमोसोम, हमारे जो सेल्स हैं उनके क्रोमोसोम के साथ वायरस का डीएनए अटैच हो जाता, ठीक। अब इसके बाद क्या करता है, वायरस का डीएनए उस सेल के डीएनए को हाईजैक कर लेता है, मतलब वो अपना एक्शन छोड़ देता है, वायरस के डीएनए के अनुसार एक्शन करने लगता है। इसको क्या कहेंगे, हाईजैक कर लेना। तो वो क्या करता है, अटैक किए हुए सेल को हाईजैक कर लेता है। अब क्या करेगा, अगला काम क्या होगा उस वायरस के डीएनए का, प्रोटीन पार्टिकल्स बनाएगा, बिकॉज वायरस इज मेड ऑफ प्रोटीन एंड डीएनए। फॉर एग्जांपल डीएनए या आरएनए, हम लोग डीएनए लेकर चलते हैं जो जेनेटिक मटेरियल हुआ। तो वायरस किन से बने, प्रोटीन, कॉवर और उसके अंदर उसका जेनेटिक मटेरियल। तो पहला काम करेगा ये अपना कॉवर बनाएगा, उसके बाद होस्ट डीएनए को तोड़ देगा और अपने डीएनए का रेप्लिकेशन करेगा। कर लेने के बाद धराधर क्या होता है, वो अपने जो प्रोटीन बना के रखे हैं प्रोटीन कवर, उसके अंदर अपना डीएनए का पैकेजिंग करता है। अब देखिए तो पहले तो एक वायरस था, अब इसने हाईजैक करने के बाद उस सेल के अंदर हजारों वायरस पार्टिकल्स बना लिए। अब अंत क्या होगा, इतना अंदर प्रेशर बढ़ जाएगा कि सेल विल बर्स्ट, और जैसे ही बर्स्ट करेगा वो हजारों वायरस पार्टिकल्स बाहर आ जाएंगे और फ्रेश सेल्स को अटैक करेगा। समझ गए कितना खतरनाक है। तो इट यूजेस आवर मशीनरी एंड यूजेस आवर सेल्स एज अ फैक्ट्री ऑफ द वायरस। Isn't it quite dangerous? Is there any means to stop it? No, but to destroy, to blast the cell. जिस सेल को है ना वायरस ने अपना फैक्ट्री बना के रखा हुआ है, उस सेल को ही तोड़ दो, उस सेल को ही डिस्ट्रॉय कर दो। तो ऐसा काम करने के लिए क्या करना होगा, सेल डाइजेस्टिंग एंजाइम रखने वाले स्ट्रक्चर का जरूरत पड़ेगा। तो lysosome is the one that will help to destroy the virus infected cells. इससे क्या होगा, वायरस का फैक्ट्री वायरस प्रोड्यूस करने के पहले ही उस सेल को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं। तो ये एक और इंपॉर्टेंट काम है। तो उस स्थिति में क्या होगा, सेल अपने आप को प्रोग्राम करके किल करेगा। दैट इज व्हाई इट इज प्रोग्राम सेल डेथ फॉर द एनिमल सेल्स। समझ में आया। तो सेल अपने आप को जब मारना चाहेगा, सुइसाइड करना चाहेगा, देन इट विल यूज लाइसोसोम। ठीक है, लिखिए यहां तक, ये इनके फंक्शंस हैं बड़े। ओके
दिस इज अबाउट द लाइसोसोम। नाउ इसी तरह का एक और स्ट्रक्चर है, लेकिन लाइसोसोम जैसा खतरनाक नहीं, वो सेल को हेल्प करने के लिए बनता है, एंड दैट इज द फोर्थ पार्ट ऑफ द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, और इसे कहेंगे वैक्यूल। तो अगला है वैक्यूल। It is a single membrane bound structure. It is a single membrane bound structure. Serial number 1, serial number 2. This is vacuole. टोनोप्लास्ट, और टोनोप्लास्ट है मेम्ब्रेन ऑफ द वैक्यूल। यह मेम्ब्रेन ऑफ द वैक्यूल, टोनोप्लास्ट। सीरियल नंबर 3 यहां कह दीजिए materials inside vacuole, और बताए थे जैसा कि फिगर का नेमिंग जरूरी है, ये वैक्यूल। वैक्यूल्स are present in plant cells only. However, जबकि however under certain conditions, यहाँ देखिए certain यानी कुछ निश्चित, certain मतलब निश्चित होता है, यहाँ under certain condition मतलब कुछ निश्चित अवस्था, कंडीशंस है तो अवस्थाओं, इसका याद रखिएगा। अंडर सर्टेन कंडीशंस इसका मतलब होता है कुछ निश्चित अवस्थाओं में। अंडर सर्टेन कंडीशंस द स्मॉल फूड वैक्यूल्स कैरिंग food materials are also formed in the animal cells. प्लांट सेल्स में तो है ना होंगे ही होंगे, पर एनिमल सेल्स में अंडर सर्टेन कंडीशन फूड वैक्यूल के रूप में पाए जाते हैं, जिसमें कि फूड स्टोर होगा। ठीक है, यहां तक लिखिए। चलिए, तो यहां पर आए हम लोग और ये देख रहे हैं कि इसके अंदर क्या रह सकते हैं, फूड मटेरियल्स रह सकते हैं, तब अंडर स्पेशल सर्कमस्टांसेस, और ये तब होगा जब एनिमल सेल्स के अंदर पाए जाएंगे। नाउ कम बैक टू द ओरिजिनल पॉइंट नंबर 4। ये जो प्लांट वैक्यूल्स हैं, प्लांट में जो ये वैक्यूल्स पाए जाते हैं, इनके जो मेम्ब्रेन है वो बड़ा स्पेशल टाइप के है। इसे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जैसा आसान शब्दों में मेम्ब्रेन मत समझिए, ये वाटर के लिए सेमी परमेबल रहते जरूर हैं, लेकिन जिन मटेरियल्स को ये वैक्यूल कंटेन करता है ना,
वो वन वे ट्रैफिक है। और वो वन वे ट्रैफिक कैसा है, अंदर भेजने के लिए टैक्स देना पड़ता है, और वो टैक्स है एनर्जी खर्चा, यानी एनर्जी लगा के मटेरियल्स को अंदर भेजा जाता है। अब अंदर से बाहर आने के लिए एनर्जी का कोई सोर्स ही नहीं है, इसलिए वो बाहर नहीं आ पाता। ऐसा क्यों किया जाता है? कारण है कि इसको प्लांट सेल्स अपने बीन बैग तरह, कूड़े का डब्बा, कचरे का डब्बा, उस तरीके से यूज करता है। देखिए, द मेम्ब्रेन टोनोप्लास्ट, देख रहे हैं ना, टोनोप्लास्ट। इस मेम्ब्रेन का नाम क्या लिखा गया है? टोनोप्लास्ट। द मेम्ब्रेन टोनोप्लास्ट ऑफ वैक्यूल हैज ट्रांसपोर्टर्स फॉर वेस्ट्स। ठीक है, इसमें वेस्ट को अंदर की ओर ट्रांसपोर्ट करने के लिए ट्रांसपोर्टर, और ट्रांसपोर्टर कौन होते हैं? जो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर है वो जानते हैं, ये होते हैं ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स। ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स, ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स कहने का मतलब हुआ आर पार जो प्रोटीन रहते हैं, इस पार से इस पार दिखाई पड़ रहे हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो लेयर है, वो लेयर के उस पार और इस पार ऐसे बने हुए, मान लेते हैं ये मेम्ब्रेन है, ठीक है, तो ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन इस तरीके हुए, तो इसके अराउंड मटेरियल्स आना जाना कर सकते हैं। ये हो गए ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन। ठीक है, ये हो गया मेम्ब्रेन, ये हो गया मेम्ब्रेन, ये हो गया इनसाइड, और ये हो गया आउटसाइड। ठीक है, तो ऐसे मेम्ब्रेन प्रोटीन्स को, और ये हो गया प्रोटीन, कैसा? ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन, जो मेम्ब्रेन के आर पार जा रहा है, ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन। तो ये ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन एक ट्रांसपोर्टर की तरह, एक रास्ते की तरह इस्तेमाल होता है। पर इस रास्ते की खूबी क्या कहते हैं, विशेषता क्या है, स्पेशलिटी क्या है, कि ये केवल आउटसाइड यानी साइटोप्लाज्म से इनसाइड यानी वैक्यूल के अंदर, यानी आप लोकेशन समझिए ऐसे रहेगा, इस तरीके से, और मटेरियल्स का ट्रांसपोर्ट ऐसे हो सकता है, वन वे। और ये अगर बाहर से अंदर की तरफ आया, ये मटेरियल बाहर से अंदर की तरफ आया, तो ये खर्च करेगा एटीपी, और ये टूट कर देगा एडीपी प्लस पीआई। अब इसके बारे में बताते हैं। एटीपी जानते ही हैं, एडिनोसिन, वेरी गुड, ट्राई फॉस्फेट, और एडीपी जानते हैं, एडिनोसिन डाई फॉस्फेट, और पीआई जानते हैं, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। यह है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, और इसे कहते हैं फॉस्फोरिक एसिड H3PO4। क्योंकि ये इनऑर्गेनिक कंपोनेंट है, कंपाउंड है, इसीलिए इनऑर्गेनिक फॉस्फेट कहा जाता है। तो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट और एडीपी मिलके एटीपी बनेगा, तो एटीपी टूटेगा तो एडीपी और पीआई में टूट जाएगा, जिससे बने उसमें टूट गए। तो इससे क्या होता है, एनर्जी रिलीज होता है, और उस एनर्जी का इस्तेमाल इस मटेरियल को अंदर लाने के लिए किया गया, और यह है वेस्ट। ठीक है, यानी कि इस टोनोप्लास्ट में वन वे ट्रैफिक है वेस्ट को बाहर से अंदर लाने के लिए, और बाहर से अंदर लाने के लिए साइटोप्लाज्म एनर्जी खर्चा करता है, यानी सेल एनर्जी खर्चा करता है, और तब जाके कहीं उसे अंदर भेजता है। देखिए अंदर भेज दिया। अब है क्या, द मेम्ब्रेन टोनोप्लास्ट ऑफ वैक्यूल हैज transporters for waste. These transporters use ATP to unidirectionally मतलब एक ही
दिशा में, यूनिडायरेक्शनली, एक ही दिशा में मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करते हैं. These transporters use ATP to unidirectionally transport materials. और ये materials क्या हैं? Wastes, बेकार पदार्थ, ठीक है, wastes from cytoplasm, किस तरफ? Towards vacuole. बाहर से साइटोप्लाज्म से वैक्यूल की ओर वन वे ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है. फिर देखिए, इट कैन ऑल्सो स्टोर एयर एंड वाटर. ये एयर और वाटर भी रख सकता है. यहां तक पूरा कीजिए.